इस वीडियो को कर लिया मतलब 15 इयर्स के सारे रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। अब तो यू नो द ड्रिल। फोर्थ चैप्टर में हम आ गए हैं। इस चैप्टर की हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारी कहाँ गया भाई, अगर आपने अभी तक हमारी फंसना पक्का है वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते थे वो हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखिए तो इसी से क्वेश्चन पेपर आएगा तुम्हारा। लेकिन आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई का क्वेश्चन आएगा कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। या फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई कैसे इस टाइम पीरियड में नए रिलीजियस सेक्ट्स इमर्ज हो रहे थे, कैसे इस टाइम पीरियड में नए थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे। तो उनके बारे में जब पूछेगा, किसी के बारे में भी पूछेगा, जब मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी की बात आएगी तो यही लिख के आना है। सबसे पहला पॉइंट लिख देना कि इस टाइम पीरियड में थिंकर्स इमर्ज हुए, नाम याद रखने पड़ेंगे। इजी नाम है, अच्छे से सुनो एक बार। ज़ाराथुस्त्र ईरान में, कॉन्गजी चाइना में, सोक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टटल जैसे महान लोग ग्रीस में, और महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लिख के आना। पहले दो पॉइंट आपके यही बनेंगे। अगला पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करना, ये रटने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में लिखना कि जो महान थिंकर्स आ रहे थे, ये मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को, हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारा कॉस्मिक बीइंग के साथ ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशन को, इन चीजों को ये लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इसी से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब एक दूसरा पॉइंट, इनकी आप हेडिंग भी बना सकते हैं। एक हेडिंग बना दी थिंकर्स, दूसरी हेडिंग बना दी न्यू स्टेट्स या फिर किंगडम्स। लिखना कि नए किंगडम, सिटीज, स्टेट्स डेवलप हो रहे थे, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ डेवलप हो रही थी, चेंज हो रही थी बहुत सारे तरीकों पे। हमारे इस गंगा वैली के, हमारा जो पूरा नॉर्थ इंडिया था वो पूरा बदल रहा था, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा था। और ये जो हमारे थिंकर्स थे ना, वो इन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस को भी समझने की कोशिश करते थे। अब ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे सांची स्तूपा के बारे में आएगा या फिर अमरावती के बारे में आएगा। मेजर चांसेस है कि इनका वो आएगा कि बताओ सांची सर्वाइव्ड या फिर अमरावती क्यों नहीं कर पाया, अगर सांची कर गया तो। इस तरीके से कोई भी सांची और अमरावती का क्वेश्चन आएगा। हम यहाँ पे दो क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम देखेंगे सांची वाले का, फिर देखेंगे सांची अमरावती, दोनों का मिक्सचर। जैसे भी आएगा वैसे लिख के आ जाना। अब यहां से ना हम इस टॉपिक के तीन क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला उतनी बार तो नहीं आया है जितनी बार बाकी दो आए हैं, बट ये भी मैंने सोचा यार थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी डाल ही देता हूं। तीन ही पॉइंट है। तो 19th सेंचुरी में यूरोपियन सांची के स्तूपा पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसका एक्सप्लेन करने को आएगा। तो लिखना, फ्रेंच ने शाहजहां बेगम से बोला कि हमें जो ईस्टर्न गेटवे है उसको लेके जाने दो, हम अपने वहां पे म्यूजियम में सजा के रखेंगे। सेम चीज बोली इंग्लिशमैन ने भी, लेकिन हमारे जो रूलर्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फ्रेंच को, इंग्लिश को बोल दिया कि नहीं यार, आप प्लास्टर कास्ट कॉपीज लेके चले जाइए, आप ओरिजिनल को वहीं पे रखा रहने दीजिए। इसलिए ये रीजन है कि क्यों हमारा सांची सरवाइव कर पाया। अब ये मैंने इसलिए डाला, इसके अलग से आए इसके चांसेस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चंस, लेकिन ये लिखने को आ सकता है। ये पॉइंट आपको काम आएंगे, आगे भी मैं समझा दूंगा। लेकिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब देखते हैं। भोपाल के रूलर्स का रोल एक्सप्लेन करो सांची के स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए। तो उसमें भी ये पॉइंट आप ऐड करेंगे कि भाई इन्होंने फ्रेंचमैन और इंग्लिशमैन को बोला था कि आप कॉपीज लेके चले जाइए, कॉपीज दिए थे उनको, रियल ले जाने नहीं दिया था। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब नाम याद रखना, शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, इन लोगों ने क्या क्या किया। इन लोगों ने यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड करी। इन लोगों ने, जॉन मार्शल साहब जब यहाँ पे अपने वॉल्यूम्स लिख रहे थे तो उन्होंने किसको डेडिकेट किए, उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को अपने वॉल्यूम डेडिकेट किए। क्यों? क्योंकि सुल्तान जहां बेगम ने यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करी थी म्यूजियम बनवाने के लिए। यहाँ का जो गेस्ट हाउस था जिसमें बैठ के वो लिख रहे थे, उसको भी उन्होंने बनवाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करी थी। एंड इन वॉल्यूम्स के पब्लिकेशन के लिए भी उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी थी। इसलिए इन्होंने सुल्तान जहां बेगम को अपने वॉल्यूम्स डेडिकेट किए। तो जो स्तूपा कॉम्प्लेक्स सर्वाइव करता है हमारे सांची का, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि गुड लक था, गुड लक भी था। ये भी लिख के आना कि हाँ गुड लक था, रॉबर्स आ सकते थे, कोई रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई आता, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए सब तोड़ ताड़ देता, कोई यहाँ पे टेंपल बनवा देता, कोई पत्थर ले जाता, कुछ भी हो सकता था, गुड लक था। लेकिन स्टिल इन लोगों के एफर्ट्स भी थे जिसने
हेल्प कराया इसको सर्वाइव कराने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट? व्हाई डिड व्हाट हैपेंड टू द अमरावती स्तूपा एंड व्हाई? अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले बना कौन सा था? पहले सांची बना था, उसके बाद अमरावती बना था। लेकिन हमने जब डिस्कवरी करी तो हमें पहले अमरावती मिला और सांची बाद में मिला। अमरावती की वैल्यू को हमने मिस कर दिया, अमरावती का कचरा कबाड़ा कर दिया, देखेंगे हम। लेकिन पहले सांची को समझ लेते हैं। क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स के लिए, 4 मार्क के सांची के पॉइंट, 4 मार्क के अमरावती के पॉइंट्स। तो सांची के पॉइंट्स पीछे भी हमने देखे, शाहजहां एंड सुल्तान जहां बेगम वाले, वो आप लिख के आएंगे। फिर लिख के आना कि अमरावती के बाद इसको हमने डिस्कवर किया, विच वॉज हेल्पफुल इसको प्रिजर्व करवाने के लिए, वरना इसका भी हम कचरा कबाड़ा कर देते। कब डिस्कवर किया इसको? हमने डिस्कवर किया, बेसिकली रीडिस्कवर किया 1818 में। ये डेट आपको याद रखनी है, 1818 विराट कोहली, ये आप डेट याद रखेंगे। और जब हमने इसको डिस्कवर किया थी तब ये ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में था। इसके 4 में से जो 3 गेटवे हैं अभी भी वो वहीं खड़े हुए थे, और जो एक गेटवे गिरा हुआ था वो ऑन द स्पॉट गिरा हुआ था। तो बेसिकली इट वॉज इन अ वेरी गुड कंडीशन। एंड ये सारे पॉइंट भी लिखना, और पीछे चैप्टर के स्टार्ट में, मतलब जो पीछे हमने क्वेश्चन में पॉइंट्स देखे वो भी लिख के आना। अब पॉइंट आता है अमरावती के साथ क्या हुआ। खुद का क्वेश्चन बन सकता है कि अमरावती की फेट को बताओ, अमरावती के साथ क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे 2-3 डेट है, 1-2 नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले 1796 में एक लोकल राजा था जिसको यहाँ पे स्तूपा का, अमरावती का जो रूइंस है वो मिल जाते हैं, उसको अपना टेंपल बनवाना था, उसको मिल गए। तो उसने बोला यार पत्थर पत्थर मिल गए, चलो इसको उठा लेते हैं। पहला पॉइंट ये लिख के आओगे कि उसको अमरावती के स्तूपा मिल गए, तो उसने स्टोन्स को यूज कर लिया अपने टेंपल में, उसने स्टोन्स वगैरह यहाँ से उठा दिए। एंड उसको लगा कि यहाँ पे हो सकता है कुछ ट्रेजर गड़ा होगा, तो उसने उसको भी पूरा कचरा कबाड़ा कर दिया। पहला पॉइंट आपका ये बनेगा। अगला पॉइंट हेडिंग बना सकते हो कॉलिन मैकेंजी, लिखना कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी ने इस साइट को विजिट किया, उन्होंने यहाँ के डिटेल्स वगैरह नोट करी, यहाँ के स्कल्पचर्स वगैरह देखे, उन्होंने अपने ड्राइंग्स वगैरह बनाए, बट इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो कभी भी पब्लिश नहीं हुई। तो पहला पॉइंट आपका हो गया लोकल राजा, दूसरा आपका पॉइंट हो गया मैकेंजी साहब, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्टर एलियट। 1854 वॉल्टर एलियट, ये कौन थे? ये गुंटूर के कमिश्नर थे, और ये अमरावती के आके बोलते हैं कि भाई इट must have been one of the most magnificent mound ever built, must have been one of the most spectacular one। लेकिन इन्होंने यहाँ का कचरा कबाड़ा किया। कैसे? इन्होंने यहाँ के जो स्कल्पचर पैनल्स, मतलब जो पत्थर थे, उनको उठा के मद्रास लेके चले गए, और इन पत्थरों का नाम, जिसको ये उठा के लेके गए थे उसका नाम पड़ गया एलियट मार्बल, क्योंकि एलियट साहब उठा के लेके गए थे। बेसिकली इंपॉर्टेंस को पूरा। तो वही पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया कि वेस्टर्न गेटवे के रिमेन्स को जब इन्होंने देखा हमारे एलियट साहब ने, तो इन्होंने एक कंक्लूजन बनाया कि इट मस्ट हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट साइट एवर बिल्ट। लेकिन वैल्यू नहीं करी ना। फिर 1850s का केस लिख के आना कि 1850s तक यहाँ के जो स्टोन स्लैब्स, मतलब जो पत्थर थे अमरावती के, वो इधर उधर भटक चुके थे। कोई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कैलकाटा में था, कोई इंडिया ऑफिस एट मद्रास में था, कोई लंदन तक पहुंच चुका था। बेसिकली यहाँ के सबको पत्थर को चाहिए थे, सबको पत्थर चाहिए थे, सब उठा उठा के इधर उधर लेके चले गए। एंड ये कोई महान बात नहीं होती कि अगर आपको यहाँ का पत्थर किसी ब्रिटिश बंगलो के घर के गार्डन में मिल जाए या फिर किसी म्यूजियम में मिल जाए। ऐसा हो रहा था यहाँ के मार्बल्स के साथ, एंड हेंस अमरावती कुड नॉट सर्वाइव। ये पूरा 8 मार्क का खुद का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर खुद का क्वेश्चन आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वाइल अगर 8 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है कि सांची सर्वाइव बट अमरावती कुड नॉट, तो 4 पॉइंट उसके, 4 पॉइंट उसके। टू बी सेफ ऐसा मत सोचना कि 4 ही लिखना है, 5-6 पॉइंट लिख देना, आंसर पूरा फ्रेम कर देना। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि बार 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 आया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन वहां से आएगा कि बुद्धिज्म क्यों इतना बढ़ रहा था। तो दोनों को हम देख लेते हैं। मेन क्वेश्चन यही है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा कैसे? अब घुमा फिरा के आ सकता है, बुद्धा लेड स्ट्रेस ऑन
राइट कंडक्ट एंड वैल्यूज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगेन आपको बुद्धिस्ट टीचिंग्स ही एक्सप्लेन करनी है कि क्या समझा के गए गौतम बुद्धा। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको एक्सप्लेन बुद्धिस्ट टीचिंग्स करनी होंगी, जिसके कुछ टर्म्स हैं जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, एकदम दिल में बिठाने पड़ेंगे। अच्छे से सुनो। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, जो वर्ल्ड है जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये एज इट इज लिख के आओगे। वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, पहला एज इट इज लिख के आओगे और उसके साथ लिखोगे अनिक। अनिक का मतलब वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, मतलब कि इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हर एक चीज बदलती चली जा रही है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे द वर्ल्ड इज अनाथ, यानी कि द वर्ल्ड इज सोललेस। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमानेंट नेचर की है, जो हमेशा हमेशा चलने वाली है, जो इटर्नल है। इट इज सोललेस। तो पहला पॉइंट ट्रांजिएंट, दूसरा पॉइंट सोललेस, तीसरा पॉइंट एज इट इज लिख के आओगे। सॉरो इज ह्यूमन, इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। विद इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड, अगर आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तो सॉरो यानी कि दुख होगा ही होगा, इसको आप हटा नहीं सकते। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म एज इट इज लिख के आओगे। इसके बाद एक पॉइंट है जो आपको स्किप नहीं करना है, वो है पाथ ऑफ मॉडरेशन। गौतम बुद्ध ने क्या सजेस्ट किया था? एक्सट्रीम असेटिसिज्म नहीं कि आपको एक्सट्रीम तपस्या करनी है, सबको छोड़ छाड़ देना है। एक्सट्रीम एसेटिसिज्म नहीं, सीवियर पेनेंस नहीं, और सेल्फ इंडल्जेंस भी नहीं। सीवियर पेनेंस मतलब एक्सट्रीम पाथ हो गया कि आप बॉडी को हार्डशिप्स फेस करा रहे हो। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब हो गया कि मोह माया में फंसे हुए हो। गौतम बुद्ध ने बोला कि सीवियर पेनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच का जो मॉडरेशन का पाथ है उसको अडॉप्ट करना है। तो पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन पेनेंस एंड इंडल्जेंस, इतना लिख लोगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। ये आपको चाहिए वर्ल्डली ट्रबल्स के ऊपर जाने के लिए। अब एक और पॉइंट है कि बुद्धिज्म में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इट वाज इररिलेवेंट। अर्ली फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं थी। तो ये एक पॉइंट आप लिख के आ जाओगे। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने बोला कि जो सोशल वर्ल्ड है, इसको हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था पिछले चैप्टर के लिए, लेकिन पिछले चैप्टर में एक टॉपिक था। बुद्ध ने क्या बोला? जो सोशल वर्ल्ड है ये ह्यूमन क्रिएशन है, डिवाइन क्रिएशन नहीं है। तो इन्होंने अपोज किया ब्राह्मणिकल थॉट को। तो इन्होंने बोला कि अगर हम चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इसलिए जितने भी पावरफुल, जैसे कि किंग्स हैं, गहापतीस हैं, जो पावरफुल फिगर्स हैं, इनको ह्यूमन एंड एथिकल रहना चाहिए। इंडिविजुअल एफर्ट से हम सोशल रिलेशंस को बदल सकते हैं। ये पॉइंट आप अपने वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब गौतम बुद्ध के एक दो टर्म और याद कर लो। इंडिविजुअल एजेंसी, आपके खुद के एफर्ट्स मैटर करते हैं। राइटियस एक्शन, आपके एक्शंस सही होने चाहिए, एंड इसके थ्रू आप साइकिल ऑफ रीबर्थ से खुद को फ्री कर सकते हो, एंड सेल्फ रियलाइजेशन, निब्बना को अटेन कर सकते हो। निब्बना का अगर एमसीक्यू आता है तो टिक लगा देना, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर एंड हेंस एंडिंग द साइकिल ऑफ सफरिंग। तो ये सजेस्ट किया गौतम बुद्ध ने। जो मैंने मार्क किया है यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने टर्म से याद रखोगे, बाकी सब खुद से लिखोगे, बन जाएगा आपका पूरा 8 मार्क का आंसर। एक लास्ट पॉइंट जो बहुत काम आएगा, गौतम बुद्ध का कोई भी क्वेश्चन आए कंक्लूजन में ये पॉइंट बना सकते हो। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध के लास्ट वर्ड्स थे, बी लैम्प्स unto yourself as all of you must work out your own liberation। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, बोला हुआ होगा कि बताओ गौतम बुद्ध क्या मीन कर रहे थे, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, गौतम बुद्ध किन चीजों को सजेस्ट करते थे। तो पूरी चीजें आप लिख के आएंगे, ये वर्ड्स याद रखेंगे। बी लैम्प्स unto yourself as all of you must work out your own liberation। इजी टू रिमेंबर है। आउची, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, कॉपी पेस्ट करने में गलती हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध की जो फॉलोइंग थी, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो उनके लाइफ टाइम में तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी बहुत बढ़ रहे थे। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धिज्म की ग्रोथ को ट्रेस करो, क्यों बढ़ रही थी गौतम बुद्ध की फैन फॉलोइंग, क्यों बुद्धिज्म इतना स्प्रेड हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मेजर चांसेस है कि एक सब क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो छोटा सा पॉइंट है, उसको यहाँ पे समझ लो। बुद्धिज्म लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ दोनों में बढ़ रहा था, पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजन बीइंग कि लोग डिससेटिस्फाइड थे एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था सोसाइटी में, कोई बोला था ये करो, कोई बोला था वो करो। ऊपर से लोग बोल रहे थे कि भाई ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में तो 90% जनता को हरास किया जा रहा था, बाकी ट्रेडिशन में भी कई जगहों पे ये हो रहा था, लेकिन जो बुद्धिज्म था उसमें क्या हो रहा था, बुद्धिज्म में एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट हो गया, पीपल वर डिससेटिस्फाइड एंड कंफ्यूज्ड। एंड तीसरे पॉइंट में बताना कि बुद्धिज्म में जो
सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें मोरल वैल्यूज को, कंडक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा था। दो टर्म रट्टा मार लो, मेटा एंड करुणा, ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा था कि आपको फेलो फीलिंग्स रखनी है, सबका अच्छा सोचना है, सबकी तरफ कंपैशन रखना है। इनके कारण जो बुद्धिज्म की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखने के पहले आप कमेंट जरूर करिए इस वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड वीडियो में बताइए आज कमेंट में कि आपका दिन, मेरा दिन आज बहुत अच्छा जा रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं अंदर से, एंड आई रियली विश कि आप लोग भी बहुत अच्छा फील कर रहे होगे। अगर कोई खोट है, कोई कमी है आज के दिन में, तो वो भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुराणिक हिंदुइज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर, इससे आए हैं क्वेश्चन, और एक ऐसा टॉपिक है जो नहीं बनता बच्चों से, इसलिए आप अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा पुराणिक हिंदुइज्म के बारे में, क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अब वैष्णविज्म शैविज्म आ गया तो इजी लगने लगेगा, लेकिन पुराणिक हिंदुइज्म वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा लोगों को, हम समझते हैं यहाँ पे। अब हो ये रहा था ना कि पुरानिक जो लिटरेचर थी हमारी वो भी स्प्रेड हो रही थी, हमारा जो हिंदुइज्म का ये जो ग्रुप्स थे, जो ब्रांचेस थे, वो प्रमोट हो रहे थे। अब इसमें कौन से ग्रुप थे? वैष्णविज्म था, जिसमें विष्णु जी की वर्शिपिंग होती थी, विष्णु जी को एज अ प्रिंसिपल डाइटी देखा जाता था, विष्णु जी के 10 अवतार रिकॉग्नाइज किए गए थे, एंड बोला जाता है कि हर एक जो अवतार था उसने दुनिया को बचाने के लिए, इविल से बचाने के लिए अवतार विष्णु जी ने लिया था। तो इससे होता यह है ना कि एक यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन बनता है कि भाई वहां पे अलग विष्णु जी की वर्शिपिंग हो रही है, वहां पे अलग डाइटी की, वहां पे अलग डाइटी की, लेकिन हर एक डाइटी को विष्णु जी ही बताया जा रहा है। अब शैविज्म भी आया ऐसे ही, शैविज्म में शिव जी को चीफ डाइटी बताया जा रहा है कि चीफ गॉड कौन है? शिव जी हैं। शिव जी के बारे में लिख के आना कि इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी ह्यूमन फॉर्म में, कभी शिवलिंग के फॉर्म में एंड ह्यूमन फॉर्म में भी। तो ये आप पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे, आपका पूरा आंसर बन जाएगा। एक और पॉइंट आप एक्सप्लेन करके आएंगे कि डाइटीज को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, हमें हर एक डाइटी के पीछे स्टोरीज देखने को मिलती है हमारे पुराण्स में, जिसको कौन कंपाइल कर रहा था? जिसको ब्राह्मण्स कंपाइल कर रहे थे। अब आ गए हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ये बताने के पहले एक बात सुन लो कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये वाला नहीं, इससे 1000 गुना बेटर फंसना पक्का है का पीडीएफ आप thetwinbros.in से ले सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन और सारे आंसर्स होंगे। एंड हजारों बच्चों ने लिया है और हर एक बच्चे ने यही बोला है कि भैया एक पीडीएफ से हमने टॉप कर लिया। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे लिए, जब भी हम इसको पढ़ते हैं हमें इतनी खुशी होती है। लेकिन ये एक सच है, हजारों बच्चों के लिए सच हुआ है, आपके लिए भी होगा। आप फंसना पक्का है, पीडीएफ ले लो, और उसके अलावा आपको कोई और कहीं और के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन हैं। चलो, जैनिज्म के बिना मैं ना छोड़ नहीं सकता था इस वीडियो को। अब डेट यहाँ पे मैंने नहीं लिखी क्योंकि बहुत ज्यादा बार नहीं आया है ये वाला टॉपिक, बट स्टिल मैं इस वीडियो को जैनिज्म वाले टॉपिक के बिना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैनिज्म के बारे में, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, टीचिंग्स के बारे में, सेंट्रल आइडिया के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। जब आपसे फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी आएगी तो 3-4 वर्ड अगेन आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जैनिज्म जो था वो वर्धमान के बर्थ, वर्धमान कौन है? महावीर, महावीर जी का नाम बाय बर्थ वर्धमान था। उनके बर्थ के पहले से ही नॉर्थ इंडिया में जैनिज्म एग्जिस्ट करता था। वर्धमान जी का नाम महावीर पड़ा, 6th सेंचुरी बीसी में इनका बर्थ हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जो महावीर हैं इनके पहले कितने टीचर्स थे? इनके पहले 23 टीचर्स थे, जिनको हम जैनिज्म में तीर्थंकर बुलाते हैं। एंड महावीर 24th नंबर के तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का लिटरल मीनिंग एमसीक्यू में आएगा तो टिक लगा देना, दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब बेसिकली टीचर्स जो ज्ञान देते हैं सारे लोगों को एंड एग्जिस्टेंस के रिवर के अक्रॉस लेके जाते हैं। अब ये तो ठीक है इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है कि जैनिज्म की थिंकिंग क्या है। सबसे जो मार्क करूंगा ना वो एज इट इज लिख के आना है। सबसे पहले एनिमेटेड, इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, हर एक चीज में लाइफ है, इवन स्टोन्स, रॉक्स, वाटर, हर एक चीज में लाइफ है। तो पहला टर्म हो गया एनिमेटेड। अगला टर्म हो गया नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स को आपको इंजरी नहीं देनी है। तीसरा टर्म हो गया अहिंसा। अहिंसा का लिख के आना कि
अहिंसा का जो इम्पैक्ट था वो इंडियन थिंकिंग में भी बहुत ज्यादा रहा है, तो ये लिख के आएंगे। इसके बाद एक लाइन याद रख सकते हो, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। अगेन यहाँ पे भी कर्म को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आपके एक्शंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है एज इन बुद्धिज्म। अगले जो दो वर्ड है इसको स्किप किया, आधा एक मार्क तो पक्का कटेगा। क्या है वो दो वर्ड? asceticism एंड पेनेंस। asceticism मतलब त्याग करना चीजों का, एक सिंपलिस्टिक रेनाउंसर की जिंदगी जीना। पेनेंस मतलब बॉडी को हार्डशिप्स फेस कराना। तो जैनिज्म में asceticism एंड पेनेंस को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दी गई है। बोला गया है कि वर्ल्ड को रिनाउंस करके ही आप फ्री हो सकते हो, एंड हेंस मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सेल्वेशन। ठीक है, अगले यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कि जैन मंक्स एंड नन्स जो होते हैं वो 5 वाउस लेते हैं। अच्छे से सुनो, लिख के आना पड़ेगा। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, stealing and lying, to observe celibacy and to abstain from possessing property। बस इतना लिख के आ जाओगे, आपकी पूरी जैन थिंकिंग, जैन फिलॉसफी हो गई। चलो अब आखिरी पेज में हम बात कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की। ये हैं द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट, जो अगेन आप thetwinbros.in से ले सकते हैं। इसमें कुछ चीजें मुझे बताना था, इसका क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या बताना है? सबसे पहले स्तूपा का स्ट्रक्चर देख लो। हमें स्तूपा में सबसे पहले ये क्या है? सेमी सर्कुलर माउंड, जिसको बुलाते हैं अंडा। पहली चीज याद रखेंगे, क्या? अंडा। अंडा के ऊपर क्या है? बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं अबोर्ड ऑफ गॉड्स, की यहाँ पे भगवान का वास है। ये क्या है? हर्मिका। अंडा, सेमी सर्कुलर माउंड, अबोर्ड ऑफ गॉड्स, हर्मिका। हर्मिका के ऊपर अपोल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बुलाते हैं यष्टि, और यष्टि के ऊपर लगा हुआ है छतरी। 1 2 3 4 टर्म याद रख लो। उसके बाद लिख के आ जाना कि सराउंडेड बाय रेलिंग्स। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अंडा, हर्मिका, यष्टि और छतरी का, रेलिंग्स का भी। बस इतना याद रखोगे, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हारी मैंने करा दी। चलो भाई, वीडियो खत्म हो गई है। बस एंड में मैं एक बात तारीफ करूंगा इन प्रीमियम नोट्स की, क्या चुम्मा ये नोट्स हैं। पूछना मत कितने में बनवाए हमने, बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो गया था इनको बनवाने के लिए, बट तुम्हारे लिए बहुत सस्ते में अवेलेबल है। thetwinbros.in से इनको चेकआउट कर सकते हो। बट जब मैं देखता हूँ ना भाई, फिर ऐसा लगता है कि ठीक है यार, जितना भी खर्चा हुआ वर्थ इट था। बने हैं ये, बहुत प्यारे बने हैं ये नोट्स तो। चलो बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।